नमस्कार युवा विद्यार्थियों। आज पर्यावरण का टॉपिक प्राकृतिक वस्तु और उपज पर एक वीडियो बनाया गया है। यह वीडियो संविदा वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों हेतु भी यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वस्तुएं और उपज। प्राकृतिक वस्तु और उपज में हम 3 प्रकार के पॉइंट पढ़ेंगे। एक तो मिट्टी के बारे में बात करेंगे, एक भारत में कृषि के बारे में बात करेंगे और एक आवश्यक कृषि उपकरण, कृषि में कौन कौन से आधुनिक उपकरण यूज किए जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये संविदा विद्यार्थी जो रहेंगे वर्ग 3 वाले उनके लिए ये टॉपिक है प्राकृतिक वस्तु और उपज। लेकिन इसके अंदर मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम हरित क्रांति की बहुत सारी प्रमुख क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ हम जितने भी आधुनिक उपकरण होते हैं कृषि में सभी के बारे में बात करेंगे। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैंने इसके मल्टीपल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद आसानी से हल कर सकेंगे। तो सभी विद्यार्थी जरूर ये वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं भारत की मृदा। अब भारत की मृदा की बात करें मतलब भारत की मिट्टियों की बात करते हैं। तो भारत की मिट्टियों की बात करें तो भारत की मृदा में मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। ये ध्यान रखना, मृदा विज्ञान कहते हैं, जिसको पेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 ईस्वी में देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की थी। अभी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1986 में देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की और साथ ही 27 अन्य प्रकार की भी मिट्टियों की पहचान की। तो आपको यह याद रखना है कि कौन कौन सी 8 प्रमुख मिट्टियों की जो इन्होंने पहचान की थी 1986 में। तो 8 प्रमुख मिट्टियां जो है, पहली है काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, पीठमयी व जैव मिट्टी और वन मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टियां रहेगी। तो 1986 में 8 प्रमुख मिट्टियों की जो पहचान की गई थी, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण रहती है काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ये तीनों मिट्टियों के बारे में थोड़ा विस्तृत पढ़ना है और तभी अधिकतर क्वेश्चन इन 3 मिट्टियों से मिलकर बनते हैं, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। आपसे पूछ लेंगे कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, आपसे पूछ लेंगे लाल व पीली मिट्टी का रंग किस वजह से होता है, काली मिट्टी किस चट्टानों से मिलकर बनती है और किस वजह से इसका उत्पत्ति होती है। तो तीनों मिट्टियों की बात करते हैं एक एक करके। तो इन 8 मिट्टियों में से अति महत्वपूर्ण 3 मिट्टियों को पूरा पढ़ना रहेगा। काली मिट्टी, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि लावा मिट्टी किसे कहते हैं तो ध्यान रखना, काली मिट्टी को लावा मिट्टी कहते हैं, क्योंकि दक्कन की पठार या दक्कन ट्रेप के लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात होता है टूटने फूटने से निर्मित हुई है। तो दक्कन के पठार में लावा की जो चट्टानें होती है उनके टूटने फूटने से ये मिट्टी बनी है काली मिट्टी। इसे स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तथा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय इसे चेरनोजम कहा जाता है। चेरनोजम, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि चेरनोजम मिट्टी किसे कहा जाता है तो ये काली मिट्टी को कहा जाएगा, चेरनोजम। तो यहाँ पे कितने नाम हो गए? एक तो लावा मिट्टी भी काली मिट्टी को बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को बोलते हैं, कपास वाली मिट्टी की बात करें तो भी काली मिट्टी होती है, और चेरनोजम मिट्टी किसे कहा जाता है तो ये भी काली मिट्टी को कहा जाता है। ये ध्यान रखना। अब काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, पानी को ज्यादा संचित करके रखती है अपने साथ। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। जुताई जो कृषि में बोलते हैं, जुताई, ठीक है, तो जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व एवं कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ ले काली मिट्टी में सर्वाधिक अधिकता क्या होती है तो मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व, कार्बनिक पदार्थ। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति से होता है। अब देखो, ये क्वेश्चन एक टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट करके भी आ सकता है, या कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि काली मिट्टी का काला रंग किस वजह से होता है, तो ये अगर लिखा ना रहे तो सबसे अधिकतर ध्यान रखना लोहे की अधिकता के कारण, यही
इसी को बोलते हैं लोहे की अधिकता के कारण भी काली मिट्टी का काला रंग होता है। और लोहे की अधिकता लिखा ना रहे तो फिर यह रहेगा टिटने फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है। क्लियर रहेगा। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास के लिए तो सर्वाधिक उपयुक्त होती है, साथ में तूर, तंबाकू, मोटे अनाज, अलसी आदि की खेती के लिए भी यह उपयुक्त होती है। तो क्लियर रहेगा। तो काली मिट्टी के अगर आपसे नाम पूछते हैं कि काली मिट्टी के कितने नाम होते हैं, तो काली मिट्टी के अगर नाम की बात करें तो काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी कहा जाता है। ये पानी को सर्वाधिक इसमें धारण करने की क्षमता होती है। ये बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है और इसको जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसको जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्लियर रहेगा। और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है काली मिट्टी का काला रंग किस वजह से होता है, तो आप बोलोगे लोहे की अधिकता के कारण। क्लियर रहेगा। काली मिट्टी की बात करते हैं। काली मिट्टी के बाद बात करते हैं अब लाल पीली मिट्टी की। लाल पीली मिट्टी, यह मिट्टी ग्रेनाइट व निस चट्टानों के विखंडन और वियोजन से बनी है। निस चट्टानों के इस मिट्टी का लाल रंग, अब क्वेश्चन बनता है पेपर में कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस वजह से होता है, तो लाल मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और पीला रंग फेरिस ऑक्साइड के जल संशोधन के कारण होता है। तो दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। अगर लाल मिट्टी का लाल रंग तो लोहे की ऑक्साइड के कारण रहता है, तथा पीला रंग बोले तो आप बोलोगे फेरिक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण होता है। इस मिट्टी में लौह तत्व, एल्यूमिनियम तथा चूना अधिक होता है। लौह तत्व, एल्यूमिनियम और चूना। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त होती है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, मटासी मिट्टी छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में रहती है, तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो 3 क्वेश्चन, काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता कारण, लाल मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्सीजन के कारण, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अब बात करते हैं तीसरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का अर्थ होता है जल प्रवाह द्वारा निर्मित, अर्थात जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों के बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो नदियों के किनारों पर जमा हो जाती है। नदियों के आसपास जो किनारों पर जमा हो जाती है मिट्टी, वो होती है जलोढ़ मिट्टी। अब नदियों में तो जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या रहेगा, जलोढ़ मिट्टी में गाद, मृत्तिका के महीन कण, बालू के कण भी शामिल होते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी में अगर नदियां कुछ बहा कर लेकर आ रही है तो साथ में जीव जंतु के कण, जो मर जाएंगे जीव जंतु, उनके छोटे छोटे कण भी रहेंगे, उसमें गाद भी हो जाती है, साथ में बालू के कण भी शामिल होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में मिश्रण होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा अपने लिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो रहती है जलोढ़ मिट्टी। लेकिन अगर यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तथा नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ की मिट्टी गेहूं की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा धान व आलू की खेती भी की जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक उपयुक्त फसल रहेगी गेहूं की फसल। काली मिट्टी में अपन ने पढ़ा था कपास के लिए उपयुक्त थी, लाल जो मिट्टी थी वो बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त थी, और जो जलोढ़ मिट्टी होती है गेहूं की फसल के सर्वाधिक उपयुक्त होती है। साथ ही में धान व आलू की खेती भी की जाती है। ये ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी एक तो होती है बांगर, एक होती है खादर। अगर कोई पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बहुत पुरानी मिट्टी हो गई है वो, तो वो बांगर मिट्टी कहलाएगी। और नई नदियों द्वारा भी बहाकर ला गई है और अभी वर्तमान में नहीं है, तो वो मिट्टी कहलाएगी खादर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर, ये याद रहेगा। तो अभी हमने 3 मिट्टियां पढ़ी है डिस्क्रिप्शन में पूरी तरीके से, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। अब मिट्टी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब देखो यहां पे कोई 8 वाला ऑप्शंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की बात हो रही थी वहां पे। आईसीआर, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 प्रकार की मिट्टियों की बात की थी। लेकिन यहां जो बात हो रही है, यहां मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक रहती है।
हाँ, आप फटाफट आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। इसकी एक ट्रिक बनती है काली जलाकमी, ये ट्रिक बनती है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसकी ट्रिक बनती है काली जलाकमी। काली से आ जाएगा काली मिट्टी, ज से आ जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ला से आ जाएगा लाल पीली मिट्टी, क से आ जाएगा कछारी मिट्टी, और मी से आ जाएगा मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5, तो आपका आंसर रहेगा सी वाला। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है, तो आपका आंसर रहता है जलोढ़ मिट्टी। लेकिन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी। और ये जो मिट्टी होती है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है, तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो लोहे की अधिकता के कारण होता है, काली मिट्टी का काला रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता क्या है। तो यहां अगर बात करते हैं तो यह होता है पीएच मान की बात करते हैं। यदि किसी का पीएच मान 7 से अधिक है, यदि किसका पीएच मान 7 से अधिक है तो वह मिट्टी कहलाएगी क्षारीय मिट्टी। वह मिट्टी क्या कहलाती है, क्षारीय मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अगर किसी का पीएच मान केवल 7 है, अगर पीएच मान केवल 7 है तो वो मिट्टी कहलाती है उदासीन प्रकृति की, वह मिट्टी कहलाती है उदासीन। और किसी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है, यदि 7 से कम है तो वह मिट्टी कहलाएगी अम्लीय, अम्लीय मिट्टी कहलाती है। यह आपको याद रखना रहेगा। तो जो काली मिट्टी होती है, पीएच मान मतलब होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा मिट्टी में कितनी होती है। तो जो काली मिट्टी होती है उसकी जो पीएच मान होता है वो होता है 7.5 से 8.5 के बीच होता है, 7.5 से 8.5 के बीच होता है। अतः 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, इसलिए काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वह होती है क्षारीय। क्लियर रहेगा। अब देखो एक क्वेश्चन फिर से पूछा है, किस प्रकार की मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। उदासीन मतलब जिसका पीएच मान केवल 7 होता है। तो ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी होती है। और इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7 होता है। तो इसकी जो प्रकृति होती है जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति वो होती है उदासीन। मृदा के अपक्षरण को और किस नाम जाना जाता है। मृदा का अपक्षरण, यह अपक्षरण मतलब मिट्टी का ह्रास होना। ठीक है, मिट्टी का ह्रास होना मतलब मिट्टी खत्म होती जाती है। तो मृदा के अपक्षरण को किस नाम से जाना जाता है, तो पहले अपन एक डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। मृदा अपक्षरण मिट्टी की एक बड़ी तथा जटिल समस्या है। इसके द्वारा मृदा की उपजाऊ प्रकृति नष्ट हो जाती है। मृदा की जो मिट्टी की जो उपजाऊ प्रकृति होती है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए मृदा अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मृदा अपक्षरण को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा रेंगती हुई मृत्यु। क्योंकि जब इसमें उपजाऊ प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी तो फिर उसमें बचेगा क्या, तो इसको बोलते हैं मृदा अपक्षरण को रेंगती हुई मिट्टी। अब ये मृदा अपक्षरण होता किस प्रकार से है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में अवनलिका अपर्दन द्वारा मिट्टी का अपर्दन करती है। जब चंबल नदी में बहुत पानी आता है तो उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाती है और वहां पर केवल बड़े बड़े कंकर बच जाते हैं, जिस वजह से वहां पर उपजाऊपन बचता ही नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बन चुका है कि कौन सा जिला मृदा अपर्दन की समस्या से प्रभावित है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, तो आप ये बताओगे मध्य प्रदेश में मुरैना जो जिला है ये चंबल नदी की वजह से, मुरैना जो जिला है ये चंबल नदी की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है और यहां पे मृदा अपक्षरण सबसे ज्यादा हुआ है।
तो हम अब ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, भारत की मृदा वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं भारत की कृषि वाला टॉपिक पे आते हैं। प्राकृतिक वस्तु और उपज का यही दूसरा टॉपिक, भारत में कृषि। तो अब कृषि की बात करते हैं। भारत जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग कृषि पर ही आश्रित है। देश से जो निर्यात होता है उसमें कृषि का योगदान 18% है। 18% वस्तुएं कृषि की निर्यात होती है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में दलहन की खेती करने वाला देश भारत है। अगर आपसे पूछा जाए दलहन की खेती सर्वाधिक कहां होती है, तो भारत में होती है। जबकि कपास के क्षेत्र में भारत ऐसा देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित की गई है। यहां पे कपास की दो कपास को मिलाकर एक नई किस्म पे विकसित की गई जिसका नाम है संकर। तो भारत ऐसा पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित की गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई थी। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। ये मोस्ट आईएमपी रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कृषि नीति कब बनी थी, तो आप बोलोगे 28 जुलाई 2000 को की थी। इस नीति के तहत क्या हुआ था? इस नीति के तहत अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो जो कृषि नीति की घोषणा हुई थी 2000 में, उसमें 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस कृषि का नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है। तो जो ये 4% वृद्धि का लक्ष्य था, इसको बोला गया है इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है। इसी के साथ में भारत में कृषि क्रांति व उत्पादन की बात करी जाए तो कृषि क्रांति, हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति किस उत्पादन संबंधित थी? खाद्यान्न से संबंधित थी। श्वेत क्रांति हुई थी। श्वेत क्रांति अगर आपसे पूछा जाए पेपर में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन संबंधित है। आपसे पूछा जाए पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे तिलहन से संबंधित है। आपसे पूछा लाल क्रांति, तो लाल क्रांति टमाटर भी रहता है, साथ में मांस उत्पादन के ऊपर भी आधारित थी। तो लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन संबंधित है। अधिकतर विद्यार्थियों को ये याद होंगे, एक बार देख ले फिर से। रजत क्रांति अंडा व मुर्गा उत्पादन संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी और फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति, आपसे पेपर में पूछा अमृत क्रांति किससे संबंधित थी, तो नदियों को जोड़ने की योजना थी। अमृत क्रांति मतलब नदियों को जोड़ने की योजना थी। इंद्रधनुषी क्रांति, अभी अपन पढ़ के आए, इंद्रधनुषी क्रांति 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो इंद्रधनुषी क्रांति कृषि के क्षेत्र में 4% विकास दर हेतु ये इंद्रधनुषी क्रांति 2000 में कृषि नीति के तहत शुरू की गई थी। 2012 में एक क्वेश्चन बना था संविदा वर्ग 3 में कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, तो ये तो सबको पता होगा नीली क्रांति के संबंधित है। तो नीली क्रांति जो संबंधित है ये मत्स्य से, मछली उत्पादन से संबंधित है। तो नीली क्रांति भी आप नोट कर ले कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और बात करते हैं हम भूमि जोत की। जोत क्या होता है? भारत में अधिकांश कृषि जोत जो होती है वो सीमांत प्रकार की रही है। सीमांत मतलब छोटे प्रकार की। देखते हैं एक एक करके। तो भूमि जोत क्या होता है? भारत में अधिकांश कृषि सीमांत प्रकार की रही है, जो इस प्रकार है। देखो, सीमांत जोत, अगर किसी के पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको बोलते हैं सीमांत जोत। अगर किसी के पास जो जमीन है वो 1 से 4 हेक्टेयर के बीच की है तो उसे बोला जाएगा लघु जोत। 1 से 10 हेक्टेयर के बीच की है तो उसे कहा जाता है मध्यम जोत। और 10 हेक्टेयर से अधिक है तो वो बोला जाता है वृहद जोत। तो जो भारत में अधिकांश कृषि जोत है वो किस प्रकार की है? सीमांत प्रकार की। तो सीमांत जोत मतलब ये वाली, अधिकतर 1 हेक्टेयर से कम की जोत रहती है, 1 हेक्टेयर से कम की भूमि रहती है किसानों के पास में। तो जोत के प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो ये याद रखना, 1 से 4 हेक्टेयर लघु जोत, 1 से 10 हेक्टेयर मध्यम जोत, 10 हेक्टेयर से अधिक आ जाएगा तो वृहद जोत। क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं सर हरित क्रांति की। हरित क्रांति में क्या रहेगा? अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गेट, ये नाम याद रखना है आपको। विलियम गेट ने 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले विलियम गेट ने 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। भारत में हरित क्रांति का आशय कृषि क्षेत्र में परंपरागत तरीके तथा खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से है। मतलब जो भी अपने यहाँ कृषि क्षेत्र था उसमें आधुनिक तरीके से कृषि का उत्पादन करना था तो उसे हरित क्रांति कहा गया। और आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का सबसे पहले सर्वप्रथम किसने शब्द उपयोग किया था, तो वो था विलियम गेट 1960 में। ठीक है। अब क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा अपने लिए ये वाला क्वेश्चन
कि हरित क्रांति का जनक नार्मन बोरलॉग को, और नार्मन बोरलॉग को शांति में नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो 1970 में मिला हुआ है। ये तो विश्व की बात हो गई, लेकिन अगर भारत में बात की जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा अपने लिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है? तो वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति कब आई थी भारत में? तो भारत में 1966 और 67 में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती से शुरू हुआ था। ये ध्यान रखना, 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और गेहूं खेती शुरू हुआ था। इसमें उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक व सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। हरित क्रांति में आपको 3 के नाम जरूर याद रखना है, एक विलियम गेट, एक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक, और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? तो 1966 में। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं भारत में मिट्टियों की बात कर चुके हैं, भारत में कृषि की बात कर चुके हैं, इसमें जोत की भी बात की थी। अब बात करते हैं आवश्यक कृषि उपकरण। तो कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से कृषि उपकरण की आवश्यकता पड़ती है? अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। फसल उत्पादन के लिए कृषि उपकरण। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। मिट्टी को उलटना, हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। अधिकतर विद्यार्थियों को पता होगा ये चीजें। ठीक है, हल की बात करें तो प्राचीन काल से ये हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। ये औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। ये जरूर याद रखना। बाकी तो हल के बारे में आपको पूरा पता होगा, लेकिन ये जरूर याद रखना कि लोहे की जो तिकोनी होती है उसे फाल कहते हैं। हल का जो मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है उसे हल शेफ्ट कहते हैं। ये 2 नाम आपको याद रखना है कि जो तिकोनी पत्ती होती है, मजबूत तिकोनी, उसे फाल कहते हैं, और जो लंबी लकड़ी का बना होता है उसे हल शेफ्ट कहते हैं। ठीक है, अगला उपचार की बात करें, कुदाली। ये एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ये दूसरा उपकरण हो गया। तीसरे उपकरण की बात करें, कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। चौथा है उपकरण सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है और इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। ठीक है, तो ये थे कृषि के उपकरण सिंपल से, जो आपको अधिकतर विद्यार्थियों के ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सभी को पता होगा ये उपकरण। तो प्राकृतिक वस्तु और उपज के तीनों टॉपिक कंप्लीट हुए हमारे। भारत की मृदा, भारत में कृषि और आवश्यक कृषि उपकरण। अब इन तीनों टॉपिक से संबंधित और कृषि से संबंधित जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में बन चुके हैं वो क्वेश्चन हम यहां पर हल करते हैं। आप तेजी से क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन, इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें। कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? दाल की बात कर रहे हैं, दलहन की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो बताइए फटाफट कौन सा क्वेश्चन आंसर सही रहेगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दालों के सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारतीय राज्य सबसे बड़ा उत्पादक जो दालों में है वो है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में चावल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? तो चावल की अगर बात की जाए तो चावल में सर्वाधिक नंबर 1 पर जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल सर्वाधिक होता है, यह अपने को याद रखना रहेगा और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में बनते ही रहते हैं। अगले क्वेश्चन, आप तेजी से क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें। भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो यहां पे बात की जाए तो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं के साथ अन्य खाद्यान्न की भी बात की जाए तो सर्वाधिक होता है। गेहूं भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहां खाद्यान्न अगर उत्पादक में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादक जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अगला प्रश्न, रबी फसल सरसों ककड़ी, खरीफ फसल मक्का, जायद फसल खीरा तरबूज और नकदी फसल। तो सबसे पहले तो हमको यह समझना रहेगा कि रबी फसल क्या होती है, खरीफ फसल क्या होती है और जायद फसल क्या होती है। ठीक है, तो समझते हैं कि रबी फसल क्या होती है। तो भारत में जो फसल होती है, अगर भारत में बोला जाए तो भारत में 3 प्रकार की फसलें होती है। 3 प्रकार की
भारत में 3 प्रकार की फसलें होती है। एक देखा जाए तो खरीफ की फसल, फिर देखा जाता है तो रबी की फसल, और फिर होती है जायद की फसल। ठीक है, तो ये खरीफ की जो फसल होती है, ये इसका बुआई का समय होता है जुलाई में। जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है और साथ में ही जुलाई के बाद में अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको काट ली जाती है। ठीक है, तो खरीफ की फसल जब बरसात होती है, जब खरीफ की फसल होती है जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसका कटाई का समय होता है, इसकी खरीफ की फसल का। ठीक है, और रबी की फसल की बात की जाए तो रबी की फसल का जो बुआई का समय होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर से, ये बुआई का समय होता है। और जब इसको काटने की बात होती है तो ये कटाई का समय मार्च अप्रैल का होता है। तो रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। जायद की फसल की बात की जाए तो मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है और जून जुलाई तक या जून तक इसकी कटाई की जाती है। तो खरीफ की फसल की अगर बात की जाए तो सोयाबीन आ जाता है, सोयाबीन की बात करते हैं खरीफ की फसल में। रबी की फसल में खरीफ के साथ में मक्का की भी बात कर सकते हैं। रबी की फसल जैसे बात करते हैं तो अभी गेहूं, चना, ये रबी की फसल में आ जाएगा। जायद की फसल की बात करें तो खीरा, तरबूज, ये होता है। तो यहाँ बात की जाती है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखा जाए तो खरीफ की फसल तो मक्का, ये तो सही है। जायद की फसल में खीरा, तरबूज जो गर्मी में होते हैं, सही है। नकदी फसल में कपास, ये भी सही है। लेकिन रबी की फसल में ककड़ी नहीं आता है। ककड़ी जो है ये मार्च और अप्रैल मई जून में अभी बोई जाती है और ये खरीफ के समय भी बोई जाती है, लेकिन रबी के समय नहीं बोई जाती। तो इसका आंसर रहेगा रबी की फसल में सरसों और ककड़ी नहीं आएगा। तो आप ये जरूर याद रखना, खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून के आसपास इसको काटा जाता है। क्लियर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? एक कृषि सब्सिडी, एक प्रकार की मशीन, सिंचाई तकनीकी, एक प्रकार का टैक्स कर। तो बताइए तेजी से इसका आंसर क्या रहेगा। जब भी आप कृषि का कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सरकार के द्वारा से सब्सिडी दी जाती है, तो सब्सिडी का ही एक संबंध होता है, इसको बोलते हैं ब्लू बॉक्स। तो ये ध्यान रखना, अगर ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है तो आप बोलोगे कृषि सब्सिडी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है, आपको यह बताना है। पहला क्वेश्चन था राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में शुरू किया गया, ये तो राइट है, सही है ये तो, लेकिन आपको असत्य निकालना है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड की भी शुरुआत की थी और किसान के लोग के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कॉल सेंटर की शुरुआत की थी, तो ये भी सही है। चीन विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन करता है, नहीं, ये गलत था। तो आपका आंसर होगा कौन सा कथन असत्य है, तो आपका आंसर रहेगा डी, चीन विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन करता है, ये गलत बात है। लेकिन ये तीनों सही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में शुरू किया गया, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। किसान काल के सेंटर की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर राजस्थान, बी नैनीताल उत्तराखंड, झांसी उत्तर प्रदेश या देवास मध्य प्रदेश? बताइए आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा तेजी से। इसका आंसर रहेगा झांसी उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में कुल्लू घाटी, ध्यान रखना कुल्लू घाटी कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन से अंगूर, आलू, सेब और स्ट्रॉबेरी। तो 4 ऑप्शन में आपको आंसर बताना है कि कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना आप सभी लोग। तो जो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है वो है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? नहर से होती है, कुआं नलकूप से होती है, तालाब से होती है या ड्रिप प्रणाली से होती है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कभी फटाफट तेजी से। तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? तो इसकी एक ट्रिक भी है अगर याद की जाए तो, कुंता पानी। कुंता मतलब अपन जैसे कुंता मतलब बोल सकते हैं गर्म पानी, कुंता पानी। ठीक है, तो पानी मतलब तो जल हो गया, तो सबसे अधिक सिंचाई की बात हो रही है, तो पानी की बात हो रही है, सिंचाई की बात हो रही है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है कुएं, तो कुएं। उसके बाद आता है न से नहर और फिर आता है
त से तालाब। तो ये जरूर ध्यान रखना कि सबसे अधिक सिंचाई जो होती है वो कुएं और नलकूप से होती है। फिर अगर आपसे पूछा है कि उसके बाद किससे होती है, तो आप बोलोगे फिर नहरों से होती है, और फिर किससे होती है, तालाब से। तो आप एक ट्रिक जरूर याद रखें, कुंता पानी। तो कुंता पानी से तो बस वही सिंचाई की बात होगी, तो यहाँ कुंता करके याद रखें, कुएं से कुएं। तो कुएं और नलकूप से अधिक सिंचाई होती है भारत में सबसे ज्यादा, उसके बाद नहरों से होती है, और उसके बाद तालाब से होती है। क्लियर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10वें क्वेश्चन पे। टिक्का टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ठीक है, आप ये सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या रहेगा। सरसों, धान, बाजरा या मूंगफली, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।